हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से हाजिर हूं अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है नैतिक विकास के सिद्धांत। ठीक है, नैतिक विकास से संबंधित दो सिद्धांत आए, जिसमें जीन पियाजे का एक सिद्धांत आता है नैतिक विकास से संबंधित, और दूसरा आता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, हालांकि पहले जो आया था वो जीन पियाजे का सिद्धांत आया था और उसी को मॉडिफाई किया, यानी कि उसी में कुछ चेंजेस करके उसका विस्तार किया कोहलबर्ग ने। लेकिन आज हम पहले अगर बात करेंगे तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आप सबने नाम सुना होगा कोहलबर्ग का। ठीक, इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और इसमें से क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो किस किस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है ये आपको मैं बताती चलूंगी। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि ये सिद्धांत किसके सिद्धांत में सुधार के रूप में आया था, यानी कि जीन पियाजे के जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसमें सुधार के फलस्वरूप ये सिद्धांत क्या हुआ था, बनाया गया था। और मुख्यतः अगर बात की जाए तो ये सिद्धांत 10 से 16 वर्ष के, ठीक है, 10 से 16 आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए ये सिद्धांत मुख्यतः बनाया गया था। और इस उम्र में बच्चों में नैतिक विकास किस तरीके से होता है, नैतिक विकास का क्या पैटर्न लागू होता है, उस पर कोहलबर्ग ने एक विस्तार में अपने सिद्धांत में बात की है। ठीक है, इनमें क्या किया गया इस सिद्धांत में कि 10 से जो 16 आयु वर्ग के जो बच्चे थे इनके सामने नैतिक समस्याएं प्रस्तुत की गई। ठीक है, कि अगर ये समस्या प्रस्तुत की जाएगी तो इसके आधार पर क्या परिणाम होगा, यानी कि बच्चे नैतिक समस्याओं पर कैसे निर्णय लेंगे। ठीक है, इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि बच्चों के सामने समस्या रखी गई और परिस्थिति के आधार पर उनका बच्चों ने क्या निर्णय लिया या समस्या का क्या समाधान निकाला। ठीक है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में मुख्यतः जो इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है इसमें इन्होंने 3 स्तर में बांटा, यानी कि ये जो पूरा आयु वर्ग था इसको इन्होंने कितने स्तरों में बांटा, 3 स्तरों में बांटा। इसमें सबसे पहला जो है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, एग्जाम में सबसे पहली बात तो आपके जो इनके जो 3 जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है 3 बिंदुओं पर अपने सिद्धांतों का, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, और जो तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, आप इनमें बात करते हैं अगर तो प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और फिर जो ये 3 स्तर हैं यहां से आपकी क्वेश्चनिंग होती है। तो 3 स्तर के सबसे पहले तो कितने स्तरों में बांटा, 3 स्तरों में बांटा, और तीनों के नाम आपको क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इन 3 स्तरों को कितने उपभागों में बांटा, यानी कि हर स्तर को इन्होंने 2 उपभाग में बांटा था। ठीक है, जो पूर्व परंपरागत स्तर था इसके भी 2 भाग थे, परंपरागत स्तर के भी 2 भाग थे, और उत्तर परंपरागत स्तर को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, फिर इन्होंने एक सबसे मुख्य जो बात बताई अपने सिद्धांत को क्या बताया कि बच्चों में जो एक नैतिकता का विकास होता है उसका एक निर्धारित पैटर्न होता है, यानी आयु वर्ग के आधार पर बच्चा उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है,
अब इनके जो सिद्धांत में मुख्यतः एक कहानी बताई गई है, जो कि एक हेज नामक व्यक्ति की कहानी है, कि जो बहुत ही आदर्श व्यक्ति था, बहुत ही नैतिक आचरण का व्यक्ति था, और उसकी पत्नी को क्या हुआ था, उसकी वाइफ को कैंसर हो जाता है, और उसके एकमात्र जो दवा जिस व्यक्ति के पास होती है वो उसे बहुत ज्यादा धनराशि में बेचता है, क्योंकि वो उसकी खुद की स्वनिर्मित दवा है और वो उसको उससे बहुत ज्यादा अधिक दामों में बेच रहा है, और हेज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। अब हेज के सामने क्या दुविधा उत्पन्न होती है कि अगर वो नैतिक आचरण का पालन करता है तो उसकी पत्नी क्या होगी, कैंसर से पीड़ित है और वो कुछ समय बाद मर जाएगी, और अगर वो नैतिक आचरण छोड़कर उस दवा की चोरी करता है तो क्या होगा कि तो उसका जो नैतिक व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो परिस्थिति के आधार पर, हालांकि हाँ, बाद में हेज क्या करता है, उस दवा की चोरी कर लेता है और उसकी अपनी पत्नी को ले जाकर दे देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसको पुलिस जेल ले जाएगी, उसको पकड़ लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न होती है कि परिस्थिति के आधार पर आपको किस तरीके से नैतिक व्यवहारों के संबंध में निर्णय लेने हैं। आप बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, आपका जो मॉरलिटी है बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति अपनी मॉरलिटी को छोड़कर गलत काम की ओर प्रेरित हो जाता है। तो यहीं पर ये पूरा का पूरा बताने की कोशिश की है कोलबर्ग ने कि कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस व्यक्ति में नैतिक जो व्यवहार है ये नैतिक मतलब हमेशा ही रहेंगे। परिस्थिति के आधार पर, समय के आधार पर वो बदल भी जाते हैं, यानी कि नैतिक आचरण दुराचरण में भी बदल सकता है। ठीक है, अब इनकी जो बात करते हैं हम सबसे पहले, तो इन्होंने जो 3 वर्गों में अपने सिद्धांत को बांटा। पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो आयु वर्ग बताई है बच्चे की, वो बताई है 4 से 10 साल। ठीक है, चूंकि जो इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने किस वर्ग के आयु वर्ग के बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था, 10 से 16 वर्ष, जो कि इनके जो दूसरा जो स्तर है या फिर इनके सिद्धांत की जो दूसरी स्टेज है वहां से शुरू होता है। लेकिन जो पहली स्टेज है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें 4 से 10 वर्ष के बच्चों को इन्होंने सम्मिलित किया, और इसमें इन्होंने बताया कि इस स्तर पर बच्चे जो भी नैतिक आचरण को फॉलो करते हैं वो नियम और सिद्धांत उनके खुद के नहीं बनाए होते हैं, बल्कि वो पहले से निर्धारित, यानी कि समाज में जो नियम सिद्धांत, जो सही गलत या आचरण की बातें जो पहले से चली आ रही हैं, बच्चा उन्हीं को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। अब इसमें इन्होंने 2 भागों में बांटा है इसको। जो पहला जो भाग है इनका वो है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है, सीधा सीधा इन्होंने क्या बता दिया कि इस आयु वर्ग का जो बच्चा होता है वो केवल और केवल बड़ों की आज्ञा मानने के लिए और दंड से बचने के लिए नैतिक आचरण करता है। ठीक है, वो उसके ऊपर, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो मेरे माता पिता क्या करेंगे, हमें दंड देंगे, शिक्षक दंड देंगे, और इसीलिए वो उनकी आज्ञा का पालन करता है और उसका नैतिकता का विकास होता है। फिर दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। यांत्रिक सापेक्षिक, ठीक है, इस आयु वर्ग में, इस जो स्तर में बच्चा ये सिर्फ पुरस्कार के लिए, यानी प्रशंसा पाने के लिए और पुरस्कार पाने के लिए कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, यानी कि हमारा आचरण अगर अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अगर अच्छा होगा, तो माता पिता क्या करेंगे, पुनर्बलन यानी कि प्रशंसा प्रदान करेंगे, साथ में पुरस्कार कुछ ना कुछ देंगे, उसकी क्या कहते हैं, लोगों के सामने बड़ाई होगी। सिर्फ इस पर्पस से वो क्या करता है, नैतिकता पूर्ण व्यवहार करता है। अब हम दूसरे स्तर पर आ जाते हैं। इनका जो दूसरा स्तर है वो परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर, ठीक है, इसका जो आयु वर्ग इन्होंने निर्धारित किया है 10 से 13 आयु वर्ग के बच्चे इसमें सम्मिलित किए हैं, और इसके भी 2 भागों में बांटा है, 2 स्तरों में इसको भी विभाजित किया है कोलबर्ग ने। ठीक है, इन्होंने
इस वर्ग में इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि बच्चा क्या करता है कि समाज, परिवार, पास पड़ोस, इन सब व्यक्तियों की इच्छाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केवल क्या करता है, नैतिकतापूर्ण व्यवहार करता है। ठीक है, यानी कि समाज में लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, परिवार के लोग करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो कुछ करना चाहता है। ठीक है, 10 से 13 आयु वर्ग यानी कि किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा बच्चा। ठीक है, और नैतिकता पूर्ण उसका आचरण होता है। सिर्फ इस वजह से, किस वजह से कि क्योंकि वो धीरे धीरे समाज में निकलने लगता है, उठने बैठने लगता है, तो सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केवल वो नैतिक आचरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है, परस्पर एकरूप अभिमुखता, परस्पर एकरूप अभिमुखता। ठीक है, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है अधिकार संरक्षण, अधिकार संरक्षण। ठीक है, परस्पर एक रूप अभिमुखता यानी कि उसमें सहयोग की भावना, यानी कि लोगों की मदद करता है और प्रशंसा प्राप्त करने, उसको पता है कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, यानी कि हम हर किसी की बात मानेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, माता पिता की बात मानेंगे, स्कूल में भी अगर मेरा व्यवहार अच्छा है तो हमें लोगों से क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। तो प्रशंसा की जो एक अभिलाषा होती है इस आयु वर्ग के बच्चे के लिए, वो उसको नैतिक कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। फिर अधिकार संरक्षण, यानी कि सामाजिक रूप से जितने भी सामाजिक रूप से स्वीकृत जितने भी नियम बनाए गए हैं, जितने भी दायित्व बनाए गए हैं, उन सब के आधार पर ही बालक क्या करता है, कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे उसका क्या होता है, नैतिक विकास होता है। यानी कि वो अपने अधिकारों के बारे में जानना और उनका संरक्षण करना इस आयु वर्ग में सीख जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे स्तर की। जो इनका कोलबर्ग के सिद्धांत का जो तीसरा स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि ये जो तीसरा स्तर होता है 13 से 16 आयु वर्ग, इसमें पहले आयु वर्ग में तो बच्चा क्या करता है, स्तर में पूर्व जो परंपरागत स्तर है, दूसरे के नियम कानूनों के आधार पर काम करता है। दूसरे स्तर में समाज, यानी कि पहले स्तर में वो घर के माता पिता ने जो भी नियम उसके लिए बनाए होते हैं उनके आधार पर, जबकि दूसरे स्तर में वो सामाजिक रूप से जो स्वीकृत नियम होते हैं उनके आधार पर काम करना शुरू कर देता है, अपना आचरण प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। लेकिन जो तीसरा स्तर है, ठीक है, इसमें वो नियम और सिद्धांत, ठीक है, कैसा आचरण करना है, ये जो बालक होता है या फिर कह लीजिए किशोर होता है, ये स्वयं निर्धारित करना सीख लेता है। यानी कि इस आयु वर्ग में आते आते तीसरे स्तर पर पहुंचते पहुंचते अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चनिंग होती है कि किस कोलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर पर जो बालक होता है या किशोर होता है स्वयं के निर्धारित नियमों और कानूनों के आधार पर नैतिक आचरण करना प्रस्तुत करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल एज। इस तरीके की क्वेश्चनिंग आपकी होती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि थर्ड स्टेज में बच्चा स्वयं निर्धारित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही आचरण, क्योंकि वो जान जाता है, इस स्तर पर आते आते बच्चा इस चीज को समझ जाता है कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। तो यानी कि नियम और कानून, हमारा काम जो होगा सब कुछ हमारे बनाए गए नियमों सिद्धांतों के आधार पर होगा। ठीक, इसमें जो इन्होंने दो भागों में बांटा है, जो पहला इसका है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। ठीक है, तो
तो इसके अंतर्गत क्या है कि बच्चा समाज में निकलता, बच्चा नहीं यहाँ पर किशोर कहेंगे, इस आयु वर्ग में जब किशोर समाज में निकलता है तो वो बहुत सारे कामों को देखता है कि समाज में क्या हो रहा है, फिर उन कामों में कौन से कार्य उचित हैं और कौन से कार्य अनुचित हैं, यहाँ पर आकर वो तर्क करना और आलोचना करना, यानी गलत कामों की आलोचना करना और उन पर तर्क करना और सही कामों से प्रेरित होकर उसको अपने आचरण में उतारना सीख जाता है। और यहीं पर वो मानदंडों को निर्धारित करना सीख जाता है कि अगर ये काम सही है तो हमें करना है और ये काम गलत है तो इसे हमें नहीं करना है, क्योंकि समाज में इस काम को स्वीकृति मिली है और इस काम को स्वीकृति नहीं मिली है, इन सब चीजों को वो सीख जाता है। यानी कि उसको पता है कि चोरी करना गलत काम होता है और हमारे समाज में हमारे कानून में उसके लिए दंड निर्धारित किया गया है, ठीक है। और दूसरों की मदद करना एक अच्छा काम है, उसके लिए आपको सराहना और प्रशंसा मिलेगी। तो इस तरीके से गलत और सही कामों में वो भेद करना, तर्क करना, आलोचना करना और उनके सही और गलत के आधार पर मानदंड निर्धारित करना किशोर इस अवस्था में सीख जाता है। फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है। इस आयु वर्ग के जो दूसरा जो इन्होंने बांटा वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी कि ऐसे नियम, ऐसे कानून जो सब जगह, यानी कि पूरी सब जगह पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे कि दूसरों का सहयोग करना एक अच्छी आदत है, एक अच्छा नैतिक विकास है, जबकि चोरी करना या फिर कह लीजिए कि कोई गलत काम यानी कि झूठ बोलना या फिर शराब का सेवन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये सब एक गलत काम, यानी कि एक सार्वभौमिक रूप से ये कुछ नियम और सिद्धांत बना दिए गए और एक किशोर इस अवस्था में आते आते उन नियमों को, चूंकि इस अवस्था में वो ये जान जाता है कि ये सही है और ये गलत है, और इस अवस्था में आते आते वो क्या करता है, उनका पालन करना सीख जाता है कि ये सही है तो इसका पालन करना है, ये इससे हमारे नैतिकता का विकास होगा, यानी कि मॉरलिटी डेवलप होगी और कौन सा काम हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये कोलवर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था ये यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चनिंग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जितने सरलतम रूप से कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको सबसे पहले उनके मुख्य कितने स्तर थे, 3 स्तर थे, और 3 स्तर में हर स्तर को कोलवर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। आयु वर्ग जो मुख्य था इनका वो 10 से 16 आयु वर्ग के बच्चे थे, और हेज की जो एक स्टोरी है उसको याद रखना है कि समस्याएं बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है। हम बहुत नैतिक आचरण बहुत अच्छा है मेरा, और लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है हम हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, झूठ बोलने पर या चोरी, जैसे कि हेज की कहानी में आपको बताया गया कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी जिसे वो बहुत अधिक प्रेम करता था, तो उसने क्या किया कि दवा को चोरी कर लिया, जो कि नैतिकता के विरुद्ध था, लेकिन परिस्थितियों ने व्यक्ति को मजबूर किया, ठीक है। तो ऐसा हर व्यक्ति के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अगर हमेशा उसका आचरण अच्छा है या हमेशा वो सच बोलता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां विपरीत होने पर व्यक्ति का जो नैतिक विकास होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपके सुझाव है, कोई भी कमेंट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, लाइक करिए। धन्यवाद।